हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज हम यूनिट सेकंड के फर्स्ट चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन, जिसे हम पादप जल संबंध भी कहते हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जो निम्न प्रकार हैं: विसरण, पारगम्यता, परासरण, अंतःशोषण और जीवद्रव्य कुंचन। इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है विसरण, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए आप कि पादपों में जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम विसरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? विसरण का अध्ययन करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल से हम अगले चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम विसरण के बारे में, तो पहले विसरण के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। विसरण अगर आपके समझ में आएगा तभी आपके एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आएंगे। तो अपन विसरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विसरण की डेफिनेशन देखिए किस प्रकार होती है। विसरण पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। या आप इस डेफिनेशन को इस प्रकार भी समझ सकते हो कि पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, आयन होते हैं उसके, वो आयन अपनी अधिक सांद्रता से कोई भी पदार्थ है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ही गमन करता है, और जो ये गमन करता है उससे हम कहते हैं विसरण। तो ये ध्यान रखना कि हाई टू लो कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हो जैसे अगर वाटर प्रवाहित होता है, यानी कि जैसे हम जल प्रवाहित होता है, तो जल अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। आगे ध्यान दीजिए कि पदार्थों के अणुओं में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण, अब ये बात ध्यान दो कि पदार्थों के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थों के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कारण उनमें समान रूप से वितरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, या आप कह सकते हो विसरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पदार्थों के अणुओं में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण उनमें समान रूप से विसरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरित क्यों होंगे? क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है, इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, गति करने की एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे एक बंद कमरे के अंदर हम एक परफ्यूम की शीशी को अगर खोल देते हैं तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस शीशी के अंदर जो है वो दाब ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा है। जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो खोलते ही वो अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर जब हम ऑन करते हैं तो सिलेंडर से गैस बाहर की तरफ आती है, ना कि बाहर से अंदर जाती है। क्यों? अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। बाहर का प्रेशर कम है, यानी कि वायुमंडल का प्रेशर कम है, तो गैस जो होगी वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ये हमने एक यू आकार की नली ली है, इसके एक सिरे पर हमने ए और दूसरे सिरे पर हमने बी अंकित कर दिया, और इसको बीच में से एक रुकावट डालने के लिए इसमें कोई अवरोध लगा दिया, इसमें कोई अवरोध लगा दिया, जैसे कोई भी लकड़ी का गुटका हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें दोनों तरफ पानी भरा, एक तरफ हमने ज़्यादा पानी भर दिया और दूसरी तरफ हमने कम पानी भर दिया, ठीक है। अब अगर हम इस गुटके को हटा दें, इस अवरोध को हटा दें, तो जल का जो प्रवाह होगा, यानी कि जो विसरण होगा, वो किधर होगा? अब आप बता सकते हो क्यों? इधर दाब ज़्यादा है। दाब ज़्यादा क्यों है? यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा है, तो जल हमेशा बी से ए की तरफ प्रवाहित होगा, ना कि ए से बी की तरफ। ये ध्यान रखना। जैसे टंकियों से जो जल होता है वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे नीचे से ऊपर भेजते हैं तो हम मोटर चलाते हैं, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। जो मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप आ रहा है तो वो अधिक दाब से कम दाब की ओर आता है। जैसे ही एक बैटरी होती है, जैसे अगर वो बैटरी फुल चार्ज है, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, अगर वो फुल चार्ज है तो उसके एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम, ना के बराबर होंगे, तभी वो फुल चार्ज होगी। अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्यों डिस्चार्ज क्यों होगी? डिस्चार्ज हो गई इसका मतलब क्या, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान हो गए तभी तो डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होगी तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, अगर बैटरी फुल चार्ज है तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे यहाँ ऋणात्मक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और धनात्मक पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ आएंगे। यहाँ बीच में एक, जैसे मान लो कोई उपकरण लगा हुआ है, विद्युत उपकरण लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ आएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी जो है वो इसके काम में आ गई, ठीक है, बल्ब के जलने में काम में आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, ये तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान ना हो जाएं। हाँ, ये ध्यान दीजिए ये बात, ये जो जल का प्रवाह है वो B से A की तरफ तब तक होगा जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। जैसे यहाँ जब दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो विसरण की दर कम हो जाएगी, आप कह सकते हो विसरण रुक जाएगा। ध्यान दीजिए कि विसरण तब तक होता है जब तक गतिक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। इस समय दोनों दिशाओं में अणुओं की गति समान होती है, दोनों दिशाओं में अणुओं की गति समान होगी तो विसरण रुक जाएगा। अणुओं की गति समान होने पर विसरण की क्रिया रुक जाती है। ध्यान रखो कि विसरण की दर अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। गैस में विसरण की दर सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम होती है ठोस में। तभी तो हम जैसे गैस को जैसे मान लो छोड़ते हैं किसी कमरे के अंदर या कहीं पे भी, तो गैस बहुत जल्दी विसरित होती है। द्रव उससे कम होता है और ठोस उससे भी कम होता है। आगे देखिए कि विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ जो होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का जो विसरण होता है वो उनके खुद के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। दूसरे पदार्थ के विसरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। अब विसरण के लिए विसरण दाब जरूरी होता है। तो विसरण दाब क्या होता है? तो ये देखिए कि विसरित होने वाले अणु या आयन, जो जिस पदार्थ के अणु या आयन विसरित हो रहे हैं, तो विसरित होने वाले अणु या आयन किसी माध्यम या पदार्थ पर विसरित होते समय, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ, तो किसी माध्यम या पदार्थ पर विसरित होते समय एक दाब डालते हैं, इसे विसरण दाब कहते हैं। आप कह सकते हो डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ये पदार्थों के अणुओं की सांद्रता के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये जो दाब उत्पन्न होता है वो पदार्थों के अणुओं की सांद्रता के अंतर, तो सांद्रता का अंतर हो गया ना, यानी कि पदार्थों का विसरण हो रहा है, तो एक तरफ सांद्रता ज़्यादा है, यानी कि एक तरफ सांद्रता ज़्यादा है और एक तरफ सांद्रता कम है, तभी तो दाब उत्पन्न होगा। अगर दोनों तरफ समान है तो दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो एक तरफ, तो यह पदार्थों के अणुओं की सांद्रता के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिए कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, यानी कि डीपी होता है, वो समानुपाती होता है विसरित अणुओं की सांद्रता के। अगर विसरित अणुओं की सांद्रता बढ़ती है तो विसरण दाब बढ़ता है, और अगर विसरित अणु की सांद्रता कम होती है तो विसरण दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे कम होता रहता है विसरण दाब कम होता रहता है। हाईएस्ट डीपी जो होता है, यानी कि सबसे अधिक विसरण दाब जो होता है वो किसका होता है? प्योर वाटर का। कितना होता है? 1236 एटमॉस्फेयर होता है। और सॉल्यूशन का जो डीपी होता है वो कम होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन का मतलब जैसे विलेय और विलायक को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? विलयन। तो विलयन को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट टॉपिक है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विसरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो किस प्रकार होते हैं? कुछ कारक होते हैं जो विसरण की दर को विसरण को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार? जैसे तापमान है। तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है? तापमान के बारे में आप जान लीजिए कि तापमान जो होता है वो विसरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए इसके अंदर आप कि जो तापमान होता है वो विसरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
जिससे विसरण की दर भी बढ़ती है। तो डिफ्यूजन समानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर के। डिफ्यूजन समानुपाती होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। तो ध्यान दीजिए कि विसरित होने वाले पदार्थ का जो घनत्व है, यानी कि विसरण की जो दर होती है, विसरण की जो दर होती है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर, कोई भी पदार्थ है उसके विसरण की जो दर होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण अधिक होगा या कम होगा? अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगा? अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम होता है। घनत्व ज़्यादा हो गया तो विसरण कम हो जाएगा। ठीक है। जबकि कम घनत्व वाली गैस का विसरण अधिक होता है। अगर विसरण का घनत्व कम हो गया, अगर घनत्व कम हो गया तो विसरण अधिक हो जाता है। ठीक है। तीसरा, विसरण दाब की प्रवणता। तो ये आपको बता ही चुका हूँ। प्रवणता का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर, या आप कह सकते हो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, पौधों में विसरण का महत्व। तो पौधों में विसरण का क्या महत्व होता है? तो पहला महत्व होता है, सिंपल सी बात है कि वायुमंडल और पदार्थों के मध्य, यानी कि वायुमंडल जो है और पदार्थ, उनके मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। गैसें जो होती हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे हम वायु को अंदर लेते हैं, नासिका द्वारा जब वायु को अंदर लेते हैं तो अंदर कब ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो अंदर क्यों जाती है? बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है और अंदर कम है, इसीलिए हम गैस को अंदर खींचते हैं। जब हम वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आती है। तो क्यों आती है? अंदर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है जबकि बाहर कम होती है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है, तो उसमें भी विसरण काम में आता है। ठीक है। दूसरा, वायुमंडल में जल वाष्प का उत्सर्जन जो होता है, जल वाष्प का जो उत्सर्जन होता है वो भी विसरण द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है। खनिज लवण जो अवशोषित होते हैं मृदा द्वारा, खनिज लवण जो अवशोषित होते हैं वो खनिज लवण जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मृदा में सांद्रता ज़्यादा होती है जबकि जो जड़ें होती हैं उनमें सांद्रता कम होती है, तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये हो गया आपके विसरण।